हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू सीएसी द एजुकेशन रेवोल्यूशन। मैं विजेंद्र चौधरी आपके लिए लेकर आया हूं एक और नया लेक्चर यूनिवर्सल बेसिक इनकम या सार्वभौमिक आधारभूत आय। तो सुपर 50 वीडियो सीरीज़ का यह नया लेक्चर है। इसमें हम सभी महत्वपूर्ण टॉपिक्स को द्विभाषी यानी बाइलिंगुअल तरीके से पढ़ रहे हैं, समझ रहे हैं। और ये महत्वपूर्ण क्यों है? क्योंकि ये पिछले पूछे गए जो प्रश्न हैं उन पर आधारित हमने ये सारे टॉपिक्स एक तरह से सिलेक्ट किए हैं। फोकस से पढ़ाई करके हमें ज़्यादा से ज़्यादा नंबर लाना हमारा एकमात्र लक्ष्य है। और मैक्सिमम कॉस्ट बेनिफिट रेशो को इसमें ध्यान रखा गया है कि आप कम से कम सामग्री में ज़्यादा से ज़्यादा कैसे एक्सप्रेस कर सकते हैं। एग्जाम ओरिएंटेड है और आप चाहें तो इसे रेडीमेड आंसर्स की तरह उपयोग कर सकते हैं। तो चलिए यूनिवर्सल बेसिक इनकम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम एक ढांचा देख लेंगे कि क्या क्या बेसिक चीज़ें हम देखने वाले हैं। बैकग्राउंड, डीपीएसपी से रिलेटेड क्या चीज़ें थी, यूबीआई क्या है, इसकी पृष्ठभूमि क्या है, इसके पक्ष में या इसके फेवर में क्या आर्गुमेंट्स हैं, और इससे होने वाले बेनिफिट्स या लाभ, फिर इसके अगेंस्ट में भी कुछ आर्गुमेंट्स हैं, और साथ ही साथ किस टाइप के क्वेश्चंस या प्रश्न चिन्ह इस पर लगते हैं इस प्रकार की जब भी कोई योजनाओं की बात होती है, और एक कंक्लूजन हम देखेंगे लास्ट में। तो इसीलिए मैंने आपको कहा कि आप इसे एक रेडीमेड आंसर की तरह भी यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही रिसर्च करके हम बहुत अच्छे अच्छे आपके लिए फिगर्स और ग्राफ्स, चार्ट वगैरह सभी चीज़ इसमें इंक्लूड करने की कोशिश करते हैं। तो आप बने रहिए हमारे साथ। और यूनिवर्सल बेसिक इनकम, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज बेसिक इनकम, सिटीजन्स इनकम, सिटीजन्स बेसिक इनकम गारंटी, बेसिक लिविंग स्टाइपेंड, गारंटीड एनुअल इनकम, यूनिवर्सल डेमोग्रेट, बहुत सारे इसके नाम हैं। इनफैक्ट ये बहुत कुछ नेगेटिव इनकम टैक्स की तरह है। ये कॉन्सेप्ट्स कहाँ सर कैसे आए? यूनिवर्सल बेसिक इनकम अगर भारत में से कहते हैं तो पूरी दुनिया में क्या क्या नामों से और किस तरीके से ये चल रहा है वो हमें थोड़ा सा जानना ज़रूरी है। जब हम बैकग्राउंड में या इंट्रो में ऐसी इन्फॉर्मेशन लिखेंगे जो कोई और नहीं लिख रहा है तो हमें इसका फ़ायदा होगा। अब मिल्टन और रोज फ्रीडमैन करके जो इकोनॉमिस्ट थे, इनफैक्ट हस्बैंड वाइफ थे, तो हु पुस्ट इन लोगों ने सबसे पहले इसकी अवधारणा या दे हैड पुट इट फॉरवर्ड इन 1962 वो रखी थी। अपनी एक बुक थी उनकी, कैपिटलिज्म एंड फ्रीडम। इस बुक में इन्होंने इसके बारे में जिक्र किया था। किसके बारे में? निगेटिव इनकम टैक्स के बारे में, जो कि बहुत कुछ यूनिवर्सल बेसिक इनकम की तरह ही होता है, यानी आधारभूत जो न्यूनतम आय है उसकी तरह। एक बार निगेटिव इनकम टैक्स का कॉन्सेप्ट हल्का सा मैं आपको समझाना चाहता हूँ। तो देखिए ये कॉन्सेप्ट कुछ इस तरह से है कि मान लीजिए ये एक इनकम की लाइन है, जैसे हमारे यहाँ पे बीपीएल होती है ना, ऐसे एक इनकम लाइन है। तो इसके ऊपर के जितने भी लोग हैं उन पर लगता है पॉजिटिव इनकम टैक्स और नीचे वालों पर लगता है नेगेटिव इनकम टैक्स। इसका मतलब क्या हुआ कि जिनकी ये अर्निंग है या कमाई है वो इससे ज़्यादा है, इस लाइन से ज़्यादा, या जो भी मिनिमम लाइन डिक्लेयर की, तो वो लोग टैक्स पे करेंगे गवर्नमेंट को, और जिनकी इससे कम है गवर्नमेंट उन्हें मनी पे करेगी। जिस तरह से यूनिवर्सल बेसिक इनकम का मैंने आपको एग्जांपल एक बताया। ठीक है, आपको समझ में आया कि नेगेटिव इनकम टैक्स किस तरह से काम करता है। ये रोज और फ्रीडमैन ने इसकी अवधारणा दी थी। तो यूबीआई आखिर है क्या? यूनिवर्सल बेसिक इनकम, सार्वभौमिक आधारभूत आय। इसके पहले मैं हल्का सा भारत के एक कॉन्टेक्स्ट में एक चीज़ बताना चाहूँगा कि संविधान के भाग 4 यानी पार्ट 4 में नीति निर्देशक तत्वों में, डीपीएसपी में, ये कहा गया है कि नागरिकों की आर्थिक सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने का कोई आधार होना चाहिए। लेकिन फ्रीडम मिलने के बाद भी, इतने सालों के बाद, एलपीजी रिफॉर्म्स यानी उदारीकरण, निजीकरण, वैश्वीकरण, ग्लोबलाइजेशन, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन होने के बाद भी 2012 में गठित जो रंगराजन समिति है उसका ये कहना था कि लगभग 1/3 जनसंख्या अभी भी पॉवर्टी लाइन यानी जो गरीबी रेखा है उसके नीचे है। तो ये सब प्रॉब्लम्स के विचार विमर्श के मंथन के बाद में एक विकल्प उभरा है, एक ऑप्शन है, वो है यूनिवर्सल बेसिक इनकम। अब इसमें यूनिवर्सल यानी सार्वभौमिकता का मतलब क्या हुआ? तो ये पहली बात तो यूबीआई एक न्यूनतम आधारभूत आय की गारंटी है जो प्रत्येक नागरिक को बिना किसी न्यूनतम अर्हता या उसकी कोई मिनिमम एलिजिबिलिटी वगैरह डिसाइड नहीं किए, उसके लिए आजीविका के लिए हर माह सरकार द्वारा दी जाएगी, ये न्यूनतम आय होगी। इसीलिए इसे सार्वभौमिक या यूनिवर्सल नाम दिया गया है। तो ये बिना शर्त के होगी, सार्वभौमिक यूनिवर्सल होगी, अधिकार होगा, एक तरह से राइट टू आप कह सकते हैं बेसिक इनकम। फिर दूसरी बात, इसके अंतर्गत लाभ पात्रता की इकाई कोई परिवार नहीं बल्कि प्रत्येक व्यक्ति यानी हर व्यक्ति को होगी। उस व्यक्ति की कितनी आय है उस पर डिपेंड करता है, उसको ये मिलेगी, या अगर सार्वभौमिक है तो सभी को मिलेगी, हर व्यक्ति को मिलेगी। तो इसका मतलब ये हुआ, जैसे आपने देखा हो आयुष्मान भारत जो योजना है उसमें एक परिवार को आधारभूत मानकर और फिर डिसाइड किया गया कि उसमें जितने भी मान लीजिए 5 सदस्य, तो उन
लोगों को 5 लाख तक का बीमा, इसमें व्यक्ति पे आधारित है। अब आपको यूबीआई का थोड़ा सा क्लैरिटी आई होगी दूसरों से किस तरह से ये अलग है। फिर इसकी कुछ पृष्ठभूमि देख लेते हैं, कुछ अलग एक्सपेरिमेंट्स जो बाहर के देशों में भी हुए हैं, जैसे नेगेटिव इनकम टैक्स का मैंने एग्जांपल आपको बताया था। यूनाइटेड स्टेट्स और कनाडा में एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे 1960s और 70s इसमें किया गया था। तो भारत के अलावा और क्या क्या इसके बैकग्राउंड है वो देख लेते हैं। कनाडा में मानीटोबा करके जो जगह, वहाँ पे एक्सपेरिमेंट किया गया था मिनकम यानी मिनिमम इनकम, इसको नाम दिया गया था। नामीबिया में 2008 में इसे लॉन्च किया गया था। साओ पाउलो ब्राज़ील में ट्रायल किया गया है। फिर बेसिक इनकम ट्रायल भारत के बहुत सारे विलेजेस या गांव में भी किए गए हैं। गिव डायरेक्टली, ये भी एक एक्सपेरिमेंट था जो केन्या में किया गया था। लॉन्गेस्ट रनिंग बेसिक इनकम पायलट 2017 तक इसे किया गया था। तो यूबीआई के पक्ष में क्या क्या तर्क है, व्हाट आर द आर्गुमेंट्स इन फेवर ऑफ यूबीआई और यूनिवर्सल बेसिक इनकम। तो सबसे पहला जो इसके फेवर में जो लोग हैं वो पहला जो आर्गुमेंट या तर्क देते हैं वो कहते हैं कि ये गरीबी उन्मूलन का सबसे प्रभावी तरीका साबित होगा। सरकार की तरफ से एक नियत राशि अगर दे दी जाए, एक फिक्स्ड अमाउंट दे दिया जाए गरीबों को या गरीबी के कगार पे जो है उन लोगों को, और वो उनके कंजम्पशन या उपभोग के लिए कम से कम उन्हें मिनिमम एक गारंटी मिल जाए, तो उनकी आर्थिक दशा में त्वरित यानी इमीडिएट सुधार, इमीडिएट आप चेंजेस उसमें पॉसिबल होगा, संभव हो पाएगा। अब ये एक सामाजिक न्याय या सोशल जस्टिस को सुनिश्चित इंश्योर करने के लिए दिशा में एक बड़ा कदम साबित हो सकता है। अब देखिए, न्याय के लगभग सभी सिद्धांतों में कहा है कि जो समाज सभी नागरिकों को समुचित न्यूनतम आय की गारंटी देने में विफल रहता है वह न्याय के परीक्षण में असफल हो जाता है। तो न्यूनतम आय अगर डायरेक्ट ना हो तो भी मान लीजिए आप एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ को इसे कह सकते हैं, तो वो देना बहुत ज़रूरी है। तो सामाजिक न्याय को इंश्योर करने में, उसे सुनिश्चित करने में यूबीआई की भूमिका हो सकती है। कोई भी समाज तभी न्याय संगत या स्थिर हो सकता है जब वह अपनी आय एवं संसाधनों में सभी को वाजिब हिस्सा दे। तो आपको एक रीजनेबल, सभी का इसमें एक हक होना चाहिए, ठीक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति को एक न्यूनतम आय की गारंटी प्रदान कर दी जाती है तो यह निश्चित तौर पर संविधान के नीति निर्देशक तत्वों द्वारा नागरिकों को प्रदान किए गए आर्थिक और सामाजिक अधिकार को वास्तविक अर्थ में लागू करने जैसा कदम होगा। तो डीपीएसपी जो सिर्फ हमारे इसमें सोशल वेलफेयर, इकोनॉमिक वेलफेयर के लिए डीपीएसपी दिया गया है, उसमें जो भी प्रोविजंस दिए गए उसको एक्चुअली इम्प्लीमेंट तब हो पाएगा ये। फिर ये आम जन को, अगला जो पॉइंट है वो हम देखते हैं कैसा है कि आम जन को आघातों के लिए बीमा प्रदान करके आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा का एक समावेशी मॉडल यानी इंक्लूसिव मॉडल प्रस्तुत करती है। तो कैसे, ये हम जानते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था जो है, जो इंडियन इकोनॉमी है, उसमें असंगठित क्षेत्र यानी जो इनफॉर्मल सेक्टर है उसका आकार बहुत बड़ा है। तो कोई भी एक सेफ्टी नेट अवेलेबल नहीं है लोगों के पास, जो निचले स्तर पर, इकोनॉमी में जो निचले स्तर पर कार्य कर रहे हैं, अगर उनका किसी भी तरह से कुछ प्रॉब्लम आती है, जैसे अभी ही हमने हाल ही में देखा कि कोरोना की वजह से कई लोगों की आजीविका या लाइवलीहुड चला गया। तो इस तरह की जब भी कोई प्रॉब्लम आती है, कोई कैलेमिटी आती है, तो कोई एक सेफ्टी नेट, कोई उनके लिए बचने का कोई तरीका बचता नहीं है। तो इसीलिए एक आर्थिक सुरक्षा देने के हिसाब से इसे एक इंश्योरेंस या इंश्योरेटरी या बीमा टाइप की एक स्कीम मानी जा सकती है। इसमें आर्थिक असुरक्षा का सामना करने में उन्हें मदद मिलेगी। फिर अब बहुत सारे कुछ ऐसे लोग हैं, अगला जो पॉइंट है हमारा डिसएम्पावर्ड लोगों के लिए, तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो निःशक्त हैं या कोई भी कार्य करने में असक्षम है, सक्षम नहीं है। बहुत से लोग प्राकृतिक आपदाओं की मार तथा विभिन्न प्रकार की अनियमित विकासात्मक गतिविधियों के कारण पलायन को या माइग्रेशन को मजबूर हो जाते हैं। तो रीजनल इम्बैलेंसेस हैं हमारे यहाँ पे, अभावग्रस्त जीवन जीते हैं। तो इस तरह का बहुत बड़ा एक तबका, एक लार्ज सेक्शन ऑफ सोसाइटी है, वो कुछ तो बेगर वगैरह बन जाते हैं, भिक्षावृत्ति में चले जाते हैं। तो ऐसे लोगों को पैसों के अभाव में न्यूनतम सुविधाओं से भी वंचित रहना पड़ता है। तो ऐसे अक्षम, असक्षम या निःशक्त लोगों के लिए यूबीआई एक सुरक्षा प्रदान करेगी। फिर अगला जो पॉइंट आता है वो है रीमोनेटाइजेशन या पुनर्मुद्रीकरण से रिलेटेड। जैसे आर्थिक विशेषज्ञों के अनुसार, कई सारे जो इकोनॉमिस्ट हैं उन्होंने कहा है कि विमुद्रीकरण यानी डीमोनेटाइजेशन के कारण भारतीय अर्थव्यवस्था में वित्त का केंद्रीकरण बढ़ा है। तो जो फाइनेंस की जो ऑप्शन है वो बहुत ज़्यादा सेंट्रलाइज्ड हो गए हैं, और यानी कि जो छोटी संस्थाएं या फिर जो छोटे और भी क्रेडिटर्स हैं उन लोगों के पास वित्त या फाइनेंस की पॉसिबिलिटी कम है, सेंट्रलाइज ज़्यादा है। तो अर्थव्यवस्था के कई क्षेत्र अभी भी नकदी यानी कैश की संकट या उसकी डेफिसिट से गुजर रहे हैं।
ऐसे में यूबीआई योजना अगर आगे बढ़ती है तो विमुद्रीकृत अर्थव्यवस्था के पुनर्मुद्रीकरण या उसे रीमोनेटाइजेशन में और नकदी विकेंद्रीकरण या कैश डिसेंट्रलाइजेशन में, फाइनेंस डिसेंट्रलाइजेशन में काफ़ी हेल्प होगा। और अगला जो पॉइंट है वो है कि दैनिक आधार पे बहुत सारे जो डेली वेजर्स होते हैं वो बुनियादी आजीविका पाने वाले जो लोग हैं उन पर दबाव बहुत ज़्यादा होता है कि कुछ भी प्रॉब्लम हुई तो सबसे पहले आजीविका पे संकट। तो ऐसे लोगों को एक मनोवैज्ञानिक लाभ भी प्रदान होगी और उस खतरे से भी बचेंगे वो। अगला पॉइंट है कि जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति में अति व्यस्त लोग होते हैं, वो गरीबी में रहने वाले परिवार, उनसे वो मतलब उस टाइप के जो परिवार होते हैं, जो व्यक्ति होते हैं, वो अपने जीवन से जुड़े महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए अपेक्षित संज्ञानात्मक संसाधन वो उनके पास उपलब्ध हो जाएंगे। इसको मैं थोड़ा सा डिटेल में आपको बताता हूँ। मेरे कहने का मतलब क्या है कि लोगों की निर्णय करने की गुणवत्ता और उनका जो मानसिक स्तर है वो ऊपर जाएगा। वो कैसे जाएगा? देखिए, मिनिमम तो गारंटी उन्हें आय मिल ही रही है, जिससे उनका जो बेसिक नीड्स है वो पूरी होंगी, आधारभूत जो उनकी ज़रूरतें हैं वो पूरी होंगी। तो इससे जो उनका जो ध्यान होगा वो आगे कौशल विकास या बेहतर रोज़गार पाने के लिए किस तरह के जो भी संसाधन चाहिए उनको जुटाना और जीवन गुणवत्ता, इन सब में वृद्धि होगी। इसके लिए वो अपना समय बचा सकेंगे। फिर इसका एक अगला जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो है इसका एक पक्ष में तर्क है, वो है तुरंत लाभ या क्विक पेमेंट मिलने की संभावना या एक तरह से श्योरिटी। देखिए, राज्य और इसके जो लाभार्थी होते हैं, जो बेनिफिशियरीज होते हैं, स्टेट और बेनिफिशियरीज, उनके बीच में डायरेक्ट एक कांटेक्ट या सीधा संबंध इससे बन जाएगा, क्योंकि सीधे एक तरह से जो डीबीटी था, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो बहुत सारी स्कीम्स में लागू हुआ है, उसी के थ्रू इसे जनधन आधार मोबाइल के थ्रू लागू किया जाएगा। तो इसमें बहुत सारे जो अनावश्यक देरियां होती हैं, जो डिसीजन मेकिंग में अफसरशाही होती है, रेड टेपिज्म होता है और मनमाना वितरण या आर्बिट्ररी डिसीजंस होते हैं, उन सब प्रॉब्लम से मुक्ति। क्योंकि सीधे के सीधे एक बेसिक इनकम है, मान लीजिए जैसे यूएस में $1000 का उन्होंने डिसाइड किया था, सीधे सीधे बैंक अकाउंट में आ गए, तो कोई डिसीजन मेकिंग की इसमें डिले होने का संभावना नहीं है। इसके अतिरिक्त जो आखिरी एक एडमिनिस्ट्रेटिव इफ़िशियंसी की बात करता हूँ मैं, जो कई सारी सरकारी योजनाओं की भरमार है, बहुत सारी आप जानती हैं, हम लोग खासकर सिविल सर्विसेज के लिए जो भी तैयारी कर रहे हैं, सभी लोग याद कर कर के परेशान हैं, इतनी ज़्यादा योजनाएं हैं। और आप सोचिए कि उन सबको चलाने में कितना बड़ा एक प्रशासनिक ढांचा वो लगता होगा, एक बहुत बड़ी एक एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी काम कर रही है। तो वो जब इससे रिलीव हो जाएगी, बहुत सारी वेलफेयर स्कीम्स की जगह पे यूबीआई आ जाएगा, तो क्या होगा? एडमिनिस्ट्रेटिव इफिशियंसी बढ़ेगी, यानी एडमिनिस्ट्रेशन में जितने लोग हैं वो कुछ और कामों में ज़्यादा बेटर तरीके से अपना ध्यान दे पाएंगे। तो इस तरह के कुछ ये बेनिफिट्स थे। और उसके फेवर में आर्गुमेंट है। बेनिफिट्स की अभी हल्की सी बात करते हैं हम, थोड़ा सा और कुछ इसमें डिटेल जानेंगे कि संभावित लाभ या जो पॉसिबल बेनिफिट्स है वो क्या हो सकते हैं। तो सबसे बड़ा लाभ तो ये है कि यूनिवर्सल है, सार्वभौमिक होगी। इसका मतलब क्या है कि कोई भी वर्ग विशेष को, ज़रूरतमंद वर्ग है, जो भी नीडेड बेनिफिशियरीज़ हैं, उन्हें आइडेंटिफाई करना, चिन्हित करना, वो ज़रूरत अब खत्म हो जाएगी। लक्षित नहीं करके बल्कि सभी को न्यूनतम बुनियादी आय दी जाएगी। तो एक बहुत बड़ा, वो हमेशा कंट्रोवर्सी का एक रहता है कि कैसे आके डिसाइड कर रहे हैं किन्हें मिलना चाहिए, किन्हें नहीं मिलना चाहिए। तो इस तरह से इसका यूनिवर्सलिज्म इस तरह से काम आएगा, सार्वभौमिकता। अगला जो पॉइंट है वो है रोज़गार से रिलेटेड। तो देखिए, आज पूरी दुनिया में ऑटोमेशन और कंप्यूटर के बढ़ते उपयोग ने रोज़गार के अवसरों को घटाया है, ये हम सभी जानते हैं, और वो ज़रूरी भी है, क्योंकि बहुत सारे अनप्रोडक्टिव कामों में लोग लगे हुए हैं, उनकी जगह पे ऑटोमेशन हो रहा है। अब ये भी जानना ज़रूरी है कि ऑटोमेशन से बहुत सारे लोगों का रोज़गार या एम्प्लॉयमेंट भी छिन रहा है। तो उन लोगों के लिए कोई सेफ्टी नेट वो बहुत ज़रूरी है। यूनिवर्सल बेसिक इनकम उनमें से एक हो सकती है, जिससे कि वो बाद में स्किलफुल होकर दूसरा काम देख सकें। फिर एक है लेबर एम्पावरमेंट से किस तरह से ये हेल्प हो सकती है। तो देखिए, रोज़गार के क्षेत्र में जो श्रम बल है वो बहुत ज़्यादा है। हम सभी जानते हैं कि हमारे लेबर फोर्स बहुत ज़्यादा है और लोग कम वेतन पे अधिक श्रम करने हेतु विवश हैं। अब लोगों को अपनी जीविका चलाने के लिए जोखिमपूर्ण और गरिमा विरुद्ध कार्य करने पड़ते हैं। हम देखते हैं भारत में बहुत सारे इस तरह के काम करते हैं जो इंसानों की गरिमा के विरुद्ध है, और साथ ही साथ एक अनिश्चितता है, एक अनसर्टेनिटी है उनके लाइवलीहुड में। तो इस कारण वो नियोक्ता से यानी एम्प्लॉयर से किसी प्रकार का मोल भाव या निगोशिएशन करने की स्थिति में नहीं होते। उन्हें जो मिलता है, जैसी स्थिति मिलती है, उन्हें करना पड़ता है। अब इस यूबीआई से
ये फ़ायदा होगा कि वो विवशता समाप्त होगी और नियोक्ता या एम्प्लॉयर से वो मोल भाव या निगोशिएशन कर पाएगा जो लेबर है। फिर अगला जो पॉइंट है वो है डीबीटी या डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। अब यूबीआई क्योंकि बुनियादी आय सीधे लाभार्थियों के बैंक खाते में प्रेषित की जाएगी, इसका मतलब है इसके कार्यान्वयन के लिए किसी बड़े नौकरशाही के ढांचे या एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी की ज़रूरत नहीं होगी। तो बाकी योजनाओं की तुलना में ये बहुत कम उस पर निर्भर करेगी, तो इसीलिए बहुत आसान होगा इसे इम्प्लीमेंटेशन करना। फिर अब किस तरह से लीकेज प्रूफ या शरण इसमें कम कैसे है, तो इसमें काफ़ी हद तक प्रणाली शरण या सिस्टम लीकेज की समस्या पर लगाम लग सकती है। वो कैसे लग सकती है? क्योंकि यूपीआई की धनराशि लाभार्थियों के खाते में सीधे ही प्रेषित या अंतरित कर दी जाएगी, तो ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र है। तो अगर इसे सैद्धांतिक रूप से या प्रिंसिपल तरीके से इसे देखा जाए तो इसमें लीकेज या शरण वो कम होगा। आप जानते हैं अगर किसी से ये मनी हैंडआउट नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, तो फिर जो बीच में मनी इधर उधर होने की संभावना है वो कम हो जाती है। फिर है वैश्विक साख में किस तरह से वृद्धि होगी। यूपीआई का एक बड़ा लाभ ये भी है कि इससे वैश्विक संस्थाओं द्वारा की जाने वाली जो रिपोर्ट है वो उसमें भारत की स्थिति में सुधार होगा, जिससे क्योंकि लीकेजेस कम होंगे तो भारत की स्थिति बेहतर होगी, एफिशिएंसी बढ़ेगी, जिससे वैश्विक स्तर पर भारत की साख में भी वृद्धि होगी। ये भी इसका एक अच्छा एडवांटेज है। अब देखते हैं कि इसके विपक्ष में क्या क्या तर्क दिए जाते हैं, इसके अगेंस्ट में क्या क्या आर्गुमेंट्स हैं। क्योंकि यूबीआई एक सार्वभौमिक या यूनिवर्सल अवधारणा है, एक यूनिवर्सल इसका नेचर है, तो एक बार अगर इसे शुरू कर दिया और अगर ये विफल हो गई तो इसे एंड करना, इसे समाप्त करना सरकार के लिए बहुत कठिन है। आप देखते हैं कि एमएसपी से लेके बाकी सभी चीज़ें जो हैं, जो एक बार स्कीम चल गई वो फिर बहुत मुश्किल होती है। फिर इसमें अगर यूपीआई, अगला जो इसका एक टॉपिक है, पॉइंट है सॉरी, विपक्ष में, वो है कि यूबीआई की जो भी संरचना, जो भी उसकी स्ट्रक्चर देखा जाएगा, अगर वो असफल हो गई इसके इम्प्लीमेंटेशन में, तो इसके विकल्प के तौर पर यानी इसके ऑप्शन में कोई भी आर्थिक सामाजिक सुरक्षा यानी सोशल वेलफेयर स्कीम सुनिश्चित करने के लिए, इंश्योर करने के लिए हमारे पास ना तो बुनियादी संरचना बचेगी और न ही व्यवस्थित कार्य प्रणाली। तो कोई हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर भी उसका नहीं होगा और एक मैकेनिज्म भी नहीं होगा, क्योंकि बाकी सभी को रिप्लेस करके ये यूबीआई आएगा। अब हमारा जो अगला पॉइंट है वो है हमारा पितृसत्तात्मक समाज है यानी पैटर्नलिस्टिक सोसाइटी है। तो सामान्य तौर पर जो नियंत्रण है वो पुरुषों के हाथ में होता है, इसीलिए सरकार को जो बुनियादी आय प्रदान, सरकार द्वारा जो महिलाओं को बुनियादी आय प्रदान की जाएगी, तो बहुत संभावना है कि उस पर पुरुषों का नियंत्रण हो जाए। अगला जो पॉइंट है वो है अनविलिंगनेस टू वर्क या अकर्मण्यता। तो सार्वभौमिक बुनियादी आय लोगों में कार्य करने के प्रोत्साहन को कम कर सकती है। दे कैन बिकम अनविलिंग टू वर्क, लोग अकर्मण्यता के शिकार हो सकते हैं। अगला जो पॉइंट है जीडीपी के ऊपर किस तरह का भार पड़ेगा, तो कोलंबिया विश्वविद्यालय के अर्थशास्त्री प्रणब वर्धन का ये कहना है कि भारत की जीडीपी पर 9 से 10% तक का भार पड़ेगा अगर वो सालाना 10,000 रुपये जो बेनिफिशियरीज उन्हें प्रदान करे तो, और ये भार बहुत बहुत ज़्यादा होगा। अब आपको एक एग्जांपल बताता हूँ मैं कि जो हमारा एजुकेशन का बजट है वो लगभग 3 से 4% होता है और डिफेंस का बजट है वो 6% जीडीपी का होता है। तो आप समझिएगा 10% एक स्कीम में लग जाएगा तो फिर थोड़ी मुश्किल होगी। इसका अगला पॉइंट है मांग और पूर्ति यानी सप्लाई एंड डिमांड बैलेंस किस तरह से इससे प्रभावित होगा। तो इसमें एक बुनियादी आय अगर सुनिश्चित हो गई तो श्रम की आपूर्ति कम हो जाएगी, जिससे मजदूरी की दर में, खासकर दैनिक मजदूरी की दर में वृद्धि हो जाएगी। आप समझ रहे हैं, अगर लेबर फोर्स कम हो गया, कम लोग काम करने वाले हैं, तो वो ज़्यादा पैसे की डिमांड कर सकते हैं, तो वो उसमें आपकी जो चीप लेबर है उसका एडवांटेज भारत खो देगा। भारत अभी चाह रहा है असेंबल इन इंडिया, मेक इन इंडिया टाइप की स्कीम से कि दुनिया भर की जो फैक्ट्रीज़ हैं वो अब भारत में, चाइना को छोड़कर, क्योंकि कई सारी फैक्ट्रीज चाइना को छोड़ के बाहर जाना चाहती है, भारत में स्थापित हो। और हम इसका एक एडवांटेज मानते हैं कि हमारे यहाँ पे चीप लेबर है रिलेटिवली चाइना से। जैसे चाइना जो 20 साल पहले चीप लेबर एडवांटेज लेके आगे बढ़ा, तो वो हम खो देंगे जो एडवांटेज है, ये जो एज है। फिर एक है कि अपीजमेंट या फ्रीबी की पॉलिटिक्स वैसे ही काफ़ी ज़्यादा चलती है, आपने जानते ही होंगे। तो देश में लोकप्रिय और लोक लुभावनकारी राजनीति को बड़े पैमाने पर यह बढ़ावा देगी। राजनीतिक दल अपने ढंग से मनमाने वायदे करेंगे, न्याय दिलाएंगे वगैरह वगैरह। आप जानते ही हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। यदि वायदों को पूरा करने के दबाव में बुनियादी आय के स्तर को उच्च रखा गया, जितना भारत का राजकोषीय जो संतुलन है वो जितना वो
बियर कर सकता है, झेल सकता है, उससे ज़्यादा रखा गया तो वैश्विक स्तर पर भारतीय अर्थव्यवस्था की साख प्रभावित होगी और निवेश में या जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उस सब में कमी आएगी। तो अब देख लेते हैं किस तरह के प्रश्न ये खड़ी करती है। इस तरह की आर्थिक सामाजिक सुरक्षा से रिलेटेड जो भी हमारी स्कीम्स हैं, तो अगर इसे हम भविष्य के उपकरण के तौर पर प्रस्तुत करें तो मजबूत अपना पक्ष तो रखती है, ये अपील करती है, लेकिन भारतीय संदर्भ में एक गहरे परीक्षण, एक एनालिसिस की ज़रूरत है। तो किस तरह के सवाल उठते हैं? पहला जो प्रश्न है वो है कि इतनी बड़ी योजना के लिए संसाधन कैसे जुटाएंगे। मैंने आपको बताया है कि 9 से 10% जीडीपी पे भार पड़ेगा एक स्टडी के अनुसार। फिर 18 से 20, अगर इसे यूनिवर्सल ना रखते हुए 18 से 20% जो सबसे गरीब लोग हैं उन्हें चुने ताकि भार कम पड़े। तो उनका चयन कैसे होगा, क्योंकि इससे जुड़ा अभी भी कोई ठोस आंकड़ा उपलब्ध नहीं है। सोशो इकोनॉमिक कास्ट सेंसस वगैरह यूज़ करेंगे या फिर जो हमारा डिकेडल सेंसस है उसको यूज़ करेंगे। तो कैसे चिन्हित किया जाए बेनिफिशियरीज़ को? फिर ये अगर जन कल्याणकारी जो दूसरी जन कल्याण की योजनाएं या जो वेलफेयर स्कीम्स हैं उन्हें अगर ये विदा कर देगी, उन्हें रिप्लेस कर देगी, तो बहुत सारे विवाद भी उत्पन्न होंगे। और ये माना जाता है कि भारत ने सामाजिक सुरक्षा के ढांचे का एक आकार विकसित कर लिया पिछले कई सालों में, जिसमें शिक्षा, स्वास्थ्य और आवश्यक सेवाएं, उसके अलावा रोजगार गारंटी, सार्वजनिक वितरण प्रणाली या पीडीएस पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, एकीकृत बाल विकास कार्यक्रम या इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम जैसे आप बहुत सारी स्कीम जानते होंगे। सामाजिक सुरक्षा पेंशन है, नेशनल असिस्टेंट प्रोग्राम है और जननी सुरक्षा वगैरह इस तरह से हैं। अगर बुनियादी आय ने, यूनिवर्सल बेसिक इनकम ने इन सभी को रिप्लेस कर दिया तो क्या होगा? क्या बुनियादी आय से ये सभी स्कीम से जो भी सर्विसेज दी जा रही हैं, क्या उन्हें वो गरीब आदमी अफोर्ड कर पाएगा? जब मार्केट में सब कुछ अवेलेबल होगा उसे हर चीज़ पे करके लेना होगी। ये बहुत बड़ा प्रश्न है। फिर इसकी वैधानिकता या इसके आप कहेंगे कि लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो ये सिर्फ एक कार्यक्रम या प्रोग्राम होगा या फिर इसे एक एक्ट बनाया जाएगा। जैसे मनरेगा एक एक्ट है, राइट टू एजुकेशन एक एक्ट है, तो उस पर एक वैधानिक आधार, इसको एक लीगल बैकिंग दी जाएगी। तो ये एक परिवर्तनकारी योजना लागू हो सकती है अगर वैधानिक आधार पे इसे दी जाए। इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं। अब निष्कर्ष हमारा ये कहता है कि इसमें हमें एक अच्छे किसी पर्सनालिटी का कोट करना चाहिए। जैसे महात्मा गांधी ने कहा था कि कोई भी कार्य करने से पहले यह सोचना चाहिए इसका देश की विकास धारा की पंक्ति में खड़े सबसे अंतिम व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। हाउ दिस एनी स्कीम विल अफेक्ट द पर्सन स्टैंडिंग एट द एज ऑफ द पॉपुलेशन पिरामिड और इकोनॉमी पिरामिड। इस दृष्टिकोण से यूबीआई को अगर परखा जाए तो निश्चित तौर पर कहा जा सकता है कि यह हर आंख के आंसू पोंछने जैसी योजना साबित हो सकती है। जो नेहरू जी ने कहा था कि वी नीड टू वाइप द टीयर ऑफ एवरी आई, और गांधी जी की सोच को धरातल पे उतार सकती है। हालांकि हमें यह नहीं भूलना चाहिए यूबीआई से कई किंतु परंतु भी जुड़े हैं। तो बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस इसमें जुड़े हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर उठते हैं। ऐसे में ज़रूरत यह है कि योजना तभी लागू की जाए जब इससे संबंधित अध्ययन से या संतुष्टि हासिल हो जाए कि यह वाकई परिवर्तनकारी होगी। सो वी शुड एम्प्लॉय दिस, वी शुड इम्प्लीमेंट दिस ओनली व्हेन सफिशिएंट स्टडीज शो दैट दिस विल बी द रिवॉल्यूशनरी स्कीम। अतः इस योजना को पहले देश के कुछ क्षेत्रों में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाए, और ऐसा हुआ भी है। उससे रिलेटेड स्टडीज़ पर कई सारी रिपोर्ट्स भी बनी हैं, और अगर इसके परिणाम अच्छे आते हैं तो इसे पूरे देश में लागू किया जाए, इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए आपको लेक्चर कैसा लगा, और थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग। हम लोग आगे और भी अच्छे अच्छे टॉपिक्स आपके लिए लाते रहेंगे। थैंक यू, सी यू अगेन।